हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है। तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो है वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम पर और पीटीआई के कारकुनान पर डायरेक्ट फायरिंग की गई और जिस तरह से उन्हें रियासती जबर का निशाना बनाया गया और जुल्म सितम की जो मिसालें कायम की गई, इस हवाले से हामिद मीर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत से अहम इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया और पहले भी भागता था फिर भाग गया, लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली। और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया, सारे रास्ते आपके बंद थे। कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान है वो दीवारें बना के खड़े थे। तो PTI वाले अंदर कैसे आ गए? और एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे PTI वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्जा कर लिया था और उस वक्त मैं वहां मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि PTI वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुंच गए हैं, मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहां से एक कहानी शुरू होती है। PTI वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो मैं भी जो है वो पैदल चलता हुआ, क्योंकि गाड़ी पे तो जा नहीं सकते थे, रास्ते बंद थे, मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने PTI वालों से पूछा, MPAs थे, MNAs थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता। जबकि वो सारे PTI के लोग थे, इंसाफ यूथ के लोग थे, ISF के लोग थे। तो साफ पता चल रहा था कि PTI वालों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। अब जब लीडरशिप जो है वो डी चौक पे नहीं पहुंच रही थी तो जो क्राउड है वो भी बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचा और वहां पे 200-250 लोग ही थे डी चौक में। तो जब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम TV चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि PTI वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद फिर जब 25-30 मिनट गुजर गए, उसके बाद फिर अचानक रेंजर्स वाले जो हैं वो दोबारा कंटेनर्स के पीछे से पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आए हैं, दोबारा कंटेनर्स पे चढ़े हैं और उन्होंने पुश करने की कोशिश की है PTI वालों को। उसमें 1.5-2 घंटा उनको लगा है और शाम तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने सिर्फ डी चौक जो है वो उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। अब 5 बजे जब डी चौक कंट्रोल में लिया तो अब ये जो 2 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो 2.5-3 घंटे थे, इस दौरान इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ।
इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो जख्मी थे मैं उनको भी मिला हूं, तो कुछ जख्मियों को तो रबड़ की गोलियां लगी हुई थी और कुछ जख्मियों को आंसू गैस के शेल लगे हुए थे। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब, क्योंकि हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियां बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तो अब एक टीवी चैनल जो है उसके लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इधर काम नहीं कर सकते, आप लाइटें बंद करें और चले जाएं। और उसके बाद कुछ खबरें जो है वो फीड की गई कि थोड़ी देर में ऑपरेशन होने वाला है। अब उसमें दोबारा जो है मैं फिर क्राउड में चला गया। जब मैं दोबारा क्राउड में गया तो वहाँ पर अब अंधेरा भी हो चुका था और तकरीबन 9 बजे के बाद से पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस, एमएनएस और जो उनके कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, उनके दरमियान एक बाकायदा जो है वो एक डिबेट शुरू हुई। फिर डिबेट तलख कलामी में बदल गई और तलख कलामी गाली गलोच में बदल गई, क्योंकि जो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियां चलानी है, आप इधर से चले जाएं। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो एमपीए एमएनएस थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है, लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। और एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 26 नवंबर का दिन है ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पे जुडिशरी की नाकामी है। मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना। तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुंचे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, तो अफसोसनाक बात है कि रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं इसमें, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं और आम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है कि ये जो चार्ज क्राउड था, मैंने सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अरसे के बाद इतना चार्ज क्राउड देखा है। उसमें जो नौजवान थे वो पहले तो हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे वो अपनी क़यादत को गालियाँ दे रहे थे। पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनको गालियां दे रहे थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको गालियां दे रहे थे, नाम ले के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को गालियां दे रहे थे, क्योंकि इनमें से कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। और वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे और शिद्दत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले भी हुआ है। इसलिए हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। पीटीआई का जो वर्कर है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से आया है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आया। और वर्कर्स की जो अक्सरियत है वो गैर मुसल्लह थी, पुरअमन लोग थे। मेरा ये ख्याल है कि ये पहले से इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तय हो गया होगा कि अगर आपको आके कहें भी कि डी चौक नहीं जाना तो आपने डटे रहना है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, मुझे ये भी बताया गया है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि बुशरा बीबी को रात 10:30 पौने 11 के करीब ये मैसेज दिया गया कि फ़िलहाल आप यहाँ से चली जाएं
आपको भी हम फेस सेविंग देते हैं, आप हमें फेस सेविंग दें। हम कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा रिलीफ ज़रूर दे देंगे। तो इसके बाद फिर बुशरा बीबी जो है उन्होंने अली मीन गंडापुर से कहा कि आइए अब चलें। तो अब इसमें बहुत सी अभी भी सवालात हैं जिसके उनके पास जवाब नहीं है कि वो जो कंटेनर था इनका उसमें आग कैसे लगी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गुलेले थीं। उस दिन से डरें जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर रहे थे। ये तो मई 2022 में जब इमरान खान क्राउड को वापस ले गया था, कौन लेके गया था? इमरान खान। तो उस वक्त भी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा था कि पीटीआई ख़त्म शुद, ठीक है जी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बार बार वापस आते हैं। 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो वापस चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये दोबारा वापस आएंगे, लेकिन अगर ये दोबारा वापस आएंगे, किस तरह वापस आएंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता किस तरह वापस आएंगे। लेकिन बेहतर यही है कि हुकूमत और रियासती इदारे अब अपनी ज़िद छोड़ दें और इनके साथ मुज़ाकरात करें। नाज़रीन, कल के वाक़े से पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत इस हद तक भी गिर सकती है, या कोई भी मुल्क या कोई भी रियासत इस हद तक भी गिर सकती है कि वो डायरेक्ट अपने ही शहरियों पर फायरिंग कर दे और इस तरह से उन्हें शहीद कर दे। कल तक तो ये बात एक झूठ की तरह लगती थी कि कोई भी मुल्क या रियासत इस तरह से अपने ही शहरियों पर जुल्म जबर कर सकता है। लेकिन जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज में यानी कि उन लोगों पर फायरिंग की जिन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा, एक दरख्त का पत्ता तक नहीं तोड़ा, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई का मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पर जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने डायरेक्ट फायरिंग करवाई, जिसमें कई लोग शहीद हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए और बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जुल्म जबर का निशाना बनाया गया और डायरेक्ट इस तरह से गोलियां चलाई गई जिस तरह से कोई अपने दुश्मन पे चलाता है। नाज़रीन, जब इस तरह से निहत्ते लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग की जाएगी तो दुनिया का जितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब वो निहत्ता होगा तो उसके सामने वो नहीं टिक सकेगा। चाहे इसमें चाइना की फौज आ जाए, अमेरिका की फौज आ जाए, लेकिन वो इस तरह से टिक नहीं सकेंगे और उनसे अगर वेपन छीन लिए जाए तो वो बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकेंगे। अगर कोई जदीद हथियारों से लेस कोई खड़ा हो तो उसके सामना करने में फौजें भी नाकाम हो जाएंगी। फौज भी उसी तरह भागेगी जिस तरह से निहत्ते लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिस तरह से कल पीटीआई के मार्च में शामिल लोगों ने अपनी जान बचाई। दूसरी तरफ जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जिस तरह से उनका मजाक उड़ा रही है, जिस तरह से उनका तमाशा बना रही है, उनको शहीद करने के बाद, जुल्म जबर करने के बाद, इतना जुल्म करने के बाद कह लगा रही है, जुल्म की इंतहा कर दी है। ईद की तरह खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमने निहत्ते लोगों पर इस कदर जुल्म ढाया है। हालांकि इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर इनमें थोड़ी सी गैरत होती तो ये हुकूमत अपना मुंह छुपाती फिरती, लेकिन इनकी गैरत ही कहीं मर चुकी है। नाज़रीन, आप खुद सोचें कि जिस तरह से 9 मई का पूरा वाकया पीटीआई पर डालकर पीटीआई को कुचल दिया गया और ये बयानिया बनाया गया कि इनके अंदर शर पसंद अनासिर थे और ये हथियारों से लैस थे। लेकिन नाज़रीन, इस बार तो इनके पास ना ही ऐसा कोई सबूत है जिसमें ये साबित कर सके कि पीटीआई वालों के पास भी हथियार थे, बल्कि वो तो बेकसूर पाकिस्तानी शहरी थे जिन पर डायरेक्ट फायरिंग की गई और उनका इस तरह से कत्लेआम किया जिस तरह सामने इंडिया की फौज खड़ी हो। इस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनान पर और पाकिस्तानी शहरियों पर फायरिंग करवाई। जिस तरह से इन्होंने निहत्ते लोगों पर वार किया, इस तरह से इन्होंने ऐलान जंग किया। अगर उन्होंने डी चौक नहीं छोड़ा तो फिर उन्हें गोलियां मारकर इसी तरह से शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अब जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो पाकिस्तानी शहरियों के भी दुश्मन है, वो किसी के भी सगे नहीं है और वो पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ नहीं समझते। अगर उन्हें पूरी पाकिस्तानी अवाम को भी खत्म करना पड़े, उन्हें गोलियां मारनी पड़े, तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नाज़रीन, इनका ये जुल्म जबर भी किस हद तक काम आएगा। इंशाल्लाह जल्द ही इस जुल्म के बादल भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।